हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से पिछले 2 सप्ताह से रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है। आज से हम फिर से शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थों का पहला प्रकार हमने पढ़ा था तत्व। उस तत्व में हमने धातु, अधातु व उपधातु के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं और इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे दूसरा जो शुद्ध पदार्थ है उसके बारे में। तो दूसरा हमारा जो शुद्ध पदार्थ होता है वो होता है यौगिक। अब देखिए, यौगिक क्या है, कैसे इनका निर्माण होता है, इनके बारे में हमें क्या क्या जानकारी होनी जरूरी है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से अगर कोई पदार्थ बनता है तो वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। एक बार परिभाषा को लिखते हैं, फिर समझाएंगे आपको। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे? तत्व होंगे, जिनके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत, तत्वों का जो अनुपात होगा वो भी कैसा होगा? नियत अनुपात। नियत अनुपात में देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। समझिए परिभाषा को। क्या होगा? 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे। अब तत्व में हमने क्या क्या पढ़ा? तत्व में धातु भी होता है, अधातु भी होता है, उपधातु भी होता है। तो 2 या 2 से अधिक धातु, अधातु, उपधातु कुछ भी संयोग करके नियत अनुपात में, अनुपात फिक्स है, जैसे मान लो 1:2:3 कोई 3 तत्वों का है, तो जब हम उनको फिक्स इस अनुपात में बनाएंगे, मिलाएंगे, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। अगर मान लीजिए उनका अनुपात फिक्स नहीं है, जो फिक्स अनुपात दिया हुआ है उससे अलग अनुपात हम देंगे तो वो यौगिक नहीं बन पाएगा, उसे हम यौगिक नहीं कह सकते। तो यहां ध्यान देने योग्य बात यही है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का, देखो किसका संयोग हो रहा है? तत्वों का हो रहा है। और दूसरी बात, नियत अनुपात में। रासायनिक संयोग तो आप जानते ही हैं भाई, रासायनिक पदार्थों को अगर हम मिलाएंगे, वो अगर कोई क्रिया कर रहे हैं तो रासायनिक संयोग हो गया। तो जो पदार्थ बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। क्या होता है, क्या करेंगे, अभी सब अपने सामने आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? लोहे का चूर्ण लेते हैं 50 ग्राम।
सबसे पहले तो क्लास को हम दो ग्रुप में बांटते हैं। क्लास को बांट सकते हैं या ऐसे ही बच्चों के दो ग्रुप बना सकते हैं। अब भाई ऐसे प्रयोग क्रियाकलाप कौन करेगा? जो बच्चा स्कूल में पढ़ेगा। अब स्कूल में पढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, क्लास को हम दो समूहों में बांटेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, कोई सी भी क्लास, अब कोई सी भी क्लास क्यों ले रहे हो, 9th क्लास का प्रयोग है तो क्लास 9th लिख लो। इसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, दो भागों में इसको बांटना है, दो समूहों में इसको बांटना है। हम कह देते हैं ये हो गया समूह ए और ये हो गया समूह बी। ठीक है, बांट दिया साहब दो समूहों में, ये समूह ए हो गया, ये समूह बी हो गया। अब क्या करें, इन दोनों को समान मात्रा में, जो भी अभी यहां लिखेंगे अपन, सबकी जो मात्रा है वो क्या होगी, दोनों को देंगे अपन। ऐसा नहीं है कि इसको अलग दिया उसको अलग दिया। क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लेना है लोहे का चूर्ण। लोहे का चूर्ण कितना लेना है, 50 ग्राम लेना है। उसमें और क्या लेना है, प्लस 3 ग्राम हमें मिलाना है सल्फर का चूर्ण। लोहे का चूर्ण ले लिया 50 ग्राम, 3 ग्राम लेना है हमें सल्फर का चूर्ण। ठीक है, दोनों को पीस कर मिलाना है। दोनों को क्या करना है, जैसे दोनों को पीस कर मिलाना है और दोनों को पीस कर मिलाकर हम दोनों समूहों को दे देते हैं। दोनों समूहों को देते हैं। भाई ये लो, हमने ग्रुप ए को दे दिया, इधर दे दिया ग्रुप बी को। देखिए अब मैं चाहता तो इनको अलग अलग लिख देता ना, लेकिन उससे मेरा भी समय खराब होता, आपका भी समय खराब होता। भाई यहां पे लिख लिया कि लोहे का चूर्ण 50 ग्राम, 3 ग्राम सल्फर का चूर्ण, पीस कर उन दोनों को अच्छी तरह मिला दिया और दोनों समूहों को इसमें से मिश्रण जो है वो बांट दिया, दोनों को विभाजित करके दे दिया। अब करना क्या है, दोनों समूहों को देने के बाद में समूह ए जो है उसको तो हमने कहा कि मिश्रण को, वो सॉरी समूह बी वाले को हमने कहा कि मिश्रण को लाल होने तक गर्म करना है। क्या करना है, मिश्रण कैसा हो जाए, लाल हो जाए, तब तक उसको क्या करना है, गर्म करना है। और गर्म करने का मतलब क्या हो गया कि उसका तापमान बढ़ा रहे हैं। बी वाला जो समूह है उसको हमने कहा कि मिश्रण को लाल होने तक गर्म करना है और पहला जो समूह है उसको ऐसे ही रहने दिया। अब दोनों समूहों से जो प्राप्त सामग्री है उसका रंग और चुंबकीय गुणों की जो जांच है वो करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे पहले वाले समूह को दे दिया, ऐसे के ऐसे इसने रखा, दूसरे वाले समूह का जो मिश्रण था उसको लाल होने तक गर्म किया, दोनों से फिर क्या किया हमने, वापस ले लिया। ठीक है, यहां पे ये मैटर वापस आ गया। ठीक, अब इस मिश्रण की हम क्या करेंगे भाई, दोनों का जो समूह है उसकी रंग और चुंबकीय गुणों की जांच करेंगे। रंग व चुंबकीय गुणों की जांच। क्या करेंगे, हम दोनों समूहों से प्राप्त सामग्री की हम रंग और चुंबकीय गुणों की जांच करेंगे। चुंबकीय गुणों की जांच करने के बाद में, अब देखिए जांच करने के बाद में समूह ए जो है इसमें हम आयरन जो Fe है उसमें क्या करेंगे, जैसे Fe और सल्फर अपने पास है, इस मिश्रण में क्या है, आयरन और सल्फर हमारे पास है। इस मिश्रण में हम क्या मिलाएंगे, कार्बन डाई सल्फाइड मिलाएंगे, कार्बन डाई सल्फाइड मिलाएंगे। पहला जो समूह है उसमें हमने क्या मिलाया, कार्बन डाई सल्फाइड। अब दूसरे समूह में भी वही है,
Fe और सल्फर है भाई। Fe रंग और चुंबकीय गुणों की जांच करने के बाद में समूह ए जो है उसमें हम कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हैं और समूह बी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, हम लिख सकते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 या हम मिला देंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या किया, रंग और चुंबकीय गुणों की जांच करने के बाद में हमने फर्स्ट समूह जो है ग्रुप ए उसमें तो कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया और सेकंड ग्रुप जो है उसमें हमने तनु H2SO4 या तनु HCl। H2SO4 तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या किया हमने, फर्स्ट ग्रुप में कार्बन डाइसल्फाइड मिला दिया, सेकंड ग्रुप में तनु H2SO4 या तनु HCl मिलाएंगे। ऐसा करने के बाद में हम देखते हैं कि फर्स्ट समूह का जो मिश्रण होगा उससे तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। हमें क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। जबकि सेकंड समूह जो है हमारा बी ग्रुप जिसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया है वहां पर हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी। कौन सी गैस प्राप्त होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी। ऐसा हमें प्राप्त होता है। पहला जो समूह है उसमें तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है और दूसरे में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त हुई है। अब आगे क्या होता है इनके गुणों के बारे में भी हम लिखेंगे, तो थोड़ा सा तो यहां लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है ना ये रंगहीन गंधहीन। अगर हाइड्रोजन गैस के गुणों की बात करें हम तो ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और इसका एक गुण हम लिख सकते हैं कि ये कैसी होती है, ज्वलनशील होती है। कैसी होती है ये, ज्वलनशील होती है। और दूसरी जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमें प्राप्त होती है ये रंगहीन तो होती है लेकिन इसका और गुण हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रंगहीन होती है लेकिन इसकी गंध की बात करें कि इसकी गंध कैसी होती है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की बात की जाए तो उसकी जो गंध होती है सड़े हुए अंडे के जैसी होती है। यहां तक एक बार रिपीट करते हैं फिर इसको साफ करके नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यौगिक की परिभाषा जानी कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यहां तक होती है परिभाषा की बात कंप्लीट। उसके बाद में हमने एक क्रियाकलाप किया है। हमारी क्लास के बच्चों का दो ग्रुप हमने बनाया, ग्रुप ए ग्रुप बी। दोनों ग्रुप के लिए हम एक मिश्रण तैयार करते हैं। मिश्रण के लिए लोहे का चूर्ण लेते हैं 50 ग्राम और 3 ग्राम लेते हैं सल्फर का चूर्ण। दोनों को पीस कर एक जगह मिला दिया और दोनों समूहों को दे देते हैं। ये दे दिया समूह ए को और ये दे दिया समूह बी को। देखिए दोनों के पास क्या है, आयरन और सल्फर। इधर भी क्या है, आयरन और सल्फर। फर्स्ट समूह जो था उसको तो ऐसे के ऐसे रखने के लिए दिया और सेकंड जो समूह है उसको कहा कि इस मिश्रण को लाल होने तक गर्म करो, यानी रक्त तप्त बोलते हैं इसको। जैसे जो ज्वलन नली होती है उसको अपन रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं फिर आगे का प्रयोग करते हैं। तो सेकंड वाला जो मिश्रण है, बी के पास जो मिश्रण है उसको लाल होने तक गर्म किया और दोनों के मिश्रण को लेकर क्या किया हमने, भाई गर्म किया है तो फिर ठंडा भी करना पड़ेगा, तभी तो उसके रंग और चुंबकीय गुणों की जांच की जाएगी। वो तो गर्म है ये ठंडा है
तो सीधा सा दिख रहा है, इसका रंग तो ग्रे या धूसर जो भी होगा और उसका लाल होगा। तो दोनों को ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद में उसके रंग और चुंबकीय गुणों की जांच की जाएगी। उसके बाद में ग्रुप ए जो है, उस ग्रुप ए को इस मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड गैस या कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो पदार्थ मिलाने के लिए इनको कहा जाएगा। और उधर कहा जाएगा कि बी समूह का जो मिश्रण है उसमें क्या मिलाना है, या तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाओ या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाओ। ग्रुप ए में देखिए कार्बन डाइसल्फाइड जब मिलाया जाता है तो हमें हाइड्रोजन गैस यानी H2 प्राप्त होती है। अब इस हाइड्रोजन गैस के गुणों की बात हम कर लें कि ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, ज्वलनशील होती है। इधर चलिए मिश्रण सेकंड में जब हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होती है। और इसके गुणों की अगर हम बात करें तो ये रंगहीन होती है, और इसकी गंध की हम बात करें तो सड़ा हुआ अंडा जो होता है उसके जैसी इसकी गंध होती है। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि ये जो परिवर्तन हुए हैं वो कैसे हैं। पिछली क्लास में 7th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि जो परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। साइंस में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहां पर जो हमें प्राप्त हुआ है मिश्रण, उस भौतिक परिवर्तन के दौरान प्राप्त हुआ है या रासायनिक परिवर्तन के दौरान प्राप्त हुआ है। एक बार मैं लिख देता हूं। यहां पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई थी और इधर हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त हुई थी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त हुई थी। उधर तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है, हिंदी में भी लिख सकते हैं गैस, ठीक है। इनके गुण हमने देख लिए कि हाइड्रोजन गैस जो है ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, ज्वलनशील होती है। रंगहीन का मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन का मतलब इसकी कोई गंध नहीं आती है, यानी हाइड्रोजन गैस के रिसाव को हम पहचान नहीं सकते सूंघ कर, ठीक है। ज्वलनशील होती है यानी ये जलती है। दूसरा, उधर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की हम बात करें तो ये रंगहीन होती है लेकिन उसमें गंध होती है। ये तो था हमारा ग्रुप ए और ये है हमारा ग्रुप बी। अब देखिए हम ये जो गैसें प्राप्त कर रहे हैं ये जो किस परिवर्तन के दौरान हमें प्राप्त हुई हम उसको देखेंगे। भाई देखिए इसमें जो हमने प्रारंभिक सामग्री ली थी उनको हमने क्या किया है, यहां पर गर्म नहीं किया था और वहां पर हमने गर्म किया था। क्या लिया था हमने? Fe आयरन और सल्फर लिया था। इधर तो इन दोनों को टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं किया और इधर की बात करें तो इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया था। यानी क्या किया था, इसका तापमान बढ़ा के इसको हमने गर्म किया था, लाल होने तक गर्म किया था। तो उधर जो परिवर्तन होंगे वो तो कौन से परिवर्तन होंगे? ये तो रासायनिक परिवर्तन होंगे। और इधर जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और इधर आ जाएंगे रासायनिक परिवर्तन। भाई यहां पर हम इनके बारे में नहीं जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। यहां सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि यहां पे जो परिवर्तन हुए हैं वो कौन से परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में ज्यादा जानकारी आप लोगों को अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद में भौतिक परिवर्तन से जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है इस सामग्री को हम
क्या कह सकते हैं कि ये दो पदार्थों का मिश्रण है। भाई हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त निकली थी, लेकिन मिश्रण तो क्या था, वही FeS ही है, हाइड्रोजन गैस निकल गई है, FeS है। तो यहां पर हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि यहां पर प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। प्राप्त सामग्री जो है दो पदार्थों का मिश्रण है, दो पदार्थों का मिश्रण है। यहां जो हमें प्राप्त हुई सामग्री उस क्रिया के बाद में, तो हमें जो प्राप्त सामग्री हुई है वो दो पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। ये ध्यान देने की बात है कि क्या प्राप्त हुआ, हमें मिश्रण प्राप्त हुआ। और इधर रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो प्राप्त सामग्री है वो क्या है, एक यौगिक है। प्राप्त सामग्री क्या है, यौगिक है। अब ये मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, यौगिक के बारे में तो अभी बताया ही है मैंने। यौगिक में क्या होता है, तत्वों का निश्चित अनुपात जब एक जगह मिलाया जाता है तो यौगिक बनते हैं। देखिए अब इनके गुणों की अगर हम बात करें, जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है, पहले में भौतिक परिवर्तन हुआ, मिश्रण प्राप्त हुआ, दूसरे में रासायनिक प्राप्त हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ और यौगिक हमें प्राप्त हुआ है। अब इस मिश्रण के अगर हम गुणों की बात करें, इस मिश्रण के गुणों की जानकारी हम प्राप्त करें ना, तो जो दो मूल तत्व हमने मिलाए थे, कौन कौन से, Fe और सल्फर, आयरन चूर्ण लिया था, सल्फर चूर्ण, दोनों को मिक्स किया था, तो इसके जो गुण होंगे ना, दोनों मिले हुए तत्वों के गुणों के समान होंगे। यानी इनके गुण और यहां पे जो हमें मिश्रण प्राप्त हुआ है, इनके गुण कैसे होंगे, समान होंगे, एक जैसे होंगे। यानी यहां पर जो हमें मिश्रण मिला है उसके और मुख्य जो मेन पदार्थ हमने स्टार्टिंग में लिए थे उनके गुणों की अगर हम तुलना करें तो ये एक समान होंगे। इधर देखते हैं जो प्राप्त सामग्री है वो क्या है, यौगिक है। तो यहां पर भी हमने क्या लिया, आयरन लिया था, सल्फर लिया था। इसके गुण हम देखेंगे और इस यौगिक के गुण हम देखेंगे, तो आप बताइए कि यहां पर क्या इन दोनों के गुण मिलते हुए या एक जैसे रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। और यहां पर हमने ये भी देखा था, थर्ड लिख दो या नया पदार्थ लिख दो, इनमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। अब सोचिए कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बन रहा है, तो नए पदार्थ के गुण अलग होंगे या नहीं होंगे। अरे हमने कोई भी खाद्य सामग्री पकाई तो उसके लिए हमने जो कच्ची सामग्री ली उसके और पकी हुई सामग्री के गुणों की अगर हम बात करें तो दोनों के गुण बिल्कुल अलग होंगे। अरे जो कच्ची थी उसको हम खा नहीं सकते, मुख्य गुण तो यही हो गया कि जैसे ही वो पकती है वो खाने योग्य बन जाती है। सबसे बेस्ट कैरेक्टर अगर वो बनता है उसका तो पकी हुई का ये होता है कि हम उसको खा सकते हैं, कच्ची को हम नहीं खा सकते। तो इनके जो कैरेक्टर होंगे, गुण होंगे, यानी प्रारंभिक जो पदार्थ थे और जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ है, इनके गुणों की अगर हम तुलना करें तो ये पूरी तरह कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग गुण होंगे। तो इस प्रकार हमने एक क्रियाकलाप किया। क्रियाकलाप में हमने आयरन और सल्फर का चूर्ण लिया था, दोनों ग्रुपों में बांटा था। और एक ग्रुप को हमने, फर्स्ट ग्रुप को क्या कहा था, गर्म नहीं करने के लिए कहा था, जैसे यहां मैंने लिखा रखा है। बी ने गर्म करने के लिए कहा तो इन्होंने तापमान बढ़ा दिया और गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद में उसके रंग और चुंबकीय गुणों की हमने पहचान की। जो पदार्थ था उसको ठंडा करके उसके रंग और उसके चुंबकीय गुण
की जानकारी हमने ली। उसके बाद में हमने देखा कि इन दोनों में जो पदार्थ हमने मिलाए थे, जैसे पहले ग्रुप में तो हमने कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया था, दूसरे में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब ये मिलाया और उसके बाद में हमने देखा कि पहला जो समूह है ए, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, दूसरे समूह में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। जब हमने देखा तो पहला तो परिवर्तन कैसा हुआ, भौतिक परिवर्तन था, और दूसरा था रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं वहां पर, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि सर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का भी वीडियो अपलोड करो। अगर कमेंट आते हैं आप लोगों के तो मैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं आते हैं तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पता है। ठीक है, यहां से इसके बाद में हम चलते हैं कि भौतिक परिवर्तन होने के बाद में हमें जो सामग्री प्राप्त होती है वो क्या होती है, दो पदार्थों का मिश्रण होती है। दो पदार्थों का क्या होती है, मिश्रण होती है। लेकिन इधर रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो सामग्री हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है भाई, यौगिक होती है। मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों को हम अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन यौगिक में ऐसा संभव नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जब हम इस मिश्रण के गुणों की तुलना स्टार्टिंग में जो पदार्थ हमने मिलाया था यानी आयरन और सल्फर का चूर्ण, इसके गुण और इस पदार्थ के, इस मिश्रण के गुण, मिश्रण के और स्टार्टिंग के पदार्थों के गुणों की जब हम तुलना करते हैं तो इनके गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन यौगिक जो हमें प्राप्त हुआ है, इस यौगिक के गुणों की तुलना प्रारंभिक पदार्थ जो थे हमारे पास Fe और सल्फर, उनके गुणों से हम तुलना करते हैं तो ध्यान दीजिए ये पूर्णतः कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार आज हमने जाना शुद्ध पदार्थों के प्रकार जो था यौगिक, उसके बारे में। तत्व के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु की जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को पिछले वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखें। जब उन वीडियो को आप देखोगे और उसके बाद में इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ पाओगे। अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से और आसानी से समझना चाहते हैं, बिना दिमाग पर जोर लगाए हुए समझना चाहते हैं, तो पिछले वीडियो को जरूर देखो। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाएं। आप लोगों को लगता है कि यह अध्ययन सामग्री आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी साबित हो सकती है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करना ही होगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, मिश्रण के शुद्ध पदार्थों के प्रकारों से संबंधित और कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और मिश्रण और यौगिक में अंतर के बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना जो महामारी है उसका प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और
कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर पहनना है। इस स्लोगन को अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लो कि कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर पहनना है। बिना मास्क आपको बाहर जाना ही नहीं है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.